Hello, this is Manoj Sharma from Radhani Coaching Center, Patna. Well, I'm to start the discussion of Set 2. बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क टेस्ट सीरीज जो सेट 2 हमने लिया था उसका इंग्लिश का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन सिनोनिम अनबायस्ड, इसका अर्थ होता है निष्पक्ष। बायस्ड हो गया पक्षपातपूर्ण और अनबायस्ड हो गया निष्पक्ष। ऑर्गेनाइजेशनल, इसका अर्थ होता है संगठन संबंधी। या संगठनीकरण। ऑब्जेक्टिव हो गया वस्तुनिष्ठ। ऑब्जेक्टिव का एक और सेंस होता है निष्पक्ष से। ये दुर्लभ अर्थ है इसका, यही इसका सिनोनिम है बी। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ये आंसर तब होता है जब सवाल होता है सर्टेन। सब्जेक्टिव ये हो गया व्यक्ति परक। इसको आत्मपरक भी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी चीज का वर्णन करे अपनी सोच के अनुसार, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव। तो अनबायस्ड निष्पक्ष, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ या निष्पक्ष। द करेक्ट आंसर इज बी। एक्सटॉल का अर्थ होता है प्रशंसा करना। एक्सटॉल, एक्सल्ट, एप्रिशिएट, एक्कोलेट, एप्लॉड, प्रेज, इन सबों का मतलब होता है प्रशंसा करना। एक्सटॉल का सिनोनिम हो गया डी नंबर। प्रेज प्रशंसा करना, ये आप जानते हो। डिसमें, ये अगर कोई हताश हो जाए, दुखित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग डिसमे का प्रयोग कर सकते हैं। पनिश, दंड देना, सजा देना। रिवार्ड, पुरस्कार देना, नाउन के रूप में पुरस्कार। ये सभी आसान शब्द हैं। एक्सटॉल हो गया प्रशंसा करना। आंसर डी। नाउ डू अंडरस्टैंड। क्रूइज, अगर कोई जहाज से, पानी वाले जहाज, अगर कोई लंबी यात्रा करे तो ऐसी लंबी यात्रा के लिए हम लोग क्रूइज वर्ड का यूज करते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि एक वर्ड है क्रू, CREW। ये क्रू, क्रूइज, ये सभी बच्चों को वर्ड फॉर्मेशन की जो विधि सिखाई जाती है उसमें ये सब यूज होता है। तो ये हो गया, सब मिलते जुलते शब्द हैं। क्रूइज हो गया समुद्री यात्रा के लिए, जहाज द्वारा समुद्री यात्रा। और वॉयज, इसका भी अर्थ होता है समुद्री यात्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया वॉयज। वॉयज, क्रूइज दोनों का अर्थ ही है समुद्री यात्रा। बाउंस हो गया उछाल मारना। अगर बॉल वगैरह को उछाल मारा जाए, उछाला जाए, दैट इज कॉल्ड बाउंस। फॉल, गिरना, ये आप जानते हो। डिस्टेंस, दूरी, ये भी आप जानते हो। रेमिनिसेंस, इसका अर्थ होता है रिमेम्बरेंस। इसे हिंदी में कहते हैं स्मृति। यादगार, रिमेम्बरेंस इसका आंसर हो गया। बेनीवोलेंस हो गया परोपकारिता।
ऑब्लिवियन का अर्थ होता है फॉरगेटफुलनेस। इंग्लिश में मैंने लिख दिया, इसे आप चाहें तो एब्सेंट माइंडेडनेस भी कह सकते हो। एब्सेंट माइंडेडनेस, हिंदी में इसे कहते हैं भुलक्कड़पन। तो रिमेम्बरेंस, रेमिनिसेंस का साइन हो गया। हार्श का अर्थ होता है कड़वा या कटु, कभी कभी कठोर भी कहते हैं, लेकिन कोई स्वभाव से कठोर हो तो ऐसी स्थिति में इसको आप यूज़ कर सकते हो। करेक्ट आंसर बी हुआ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंटोनिम्स, विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड्स। एबहॉर, इसका मतलब होता है नफरत करना। तो एबहॉर, डिस्पाइज, दोनों का अर्थ एक ही हुआ, नफरत करना। नफरत करना, इसका हम लोग प्रेम करना, अपोजिट हो जाएगा डी नंबर लव। डेंजर हो गया खतरा, ये आप जानते हो। ऑक्यूपाई, इसका मतलब होता है अधिकृत करना। अगर किसी स्थान को अधिकृत किया जाए तो वहाँ पर आप ऑक्यूपाई का प्रयोग आप कर सकते हो। तो एबहॉर हो गया नफरत करना, घृणा करना, नापसंद करना। लव हो गया प्रेम करना। बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक इसका अर्थ होता है आडंबरपूर्ण, दिखावापूर्ण। बॉम्बास्टिक, अगर कोई बहुत ही दिखावा करता है, आडंबर करता है, ये वो शान शौकत, दैट इज कॉल्ड बॉम्बास्टिक। इसे इंग्लिश टू इंग्लिश कहते हैं पॉम्पस, अर्थात आडंबरपूर्ण, या दिखावा पूर्ण, ये इसका अर्थ हुआ। तो एक चीज़ है जो दिखावा से भरा है, आडंबर से भरा है, और एक है आपका प्लेन, मतलब सरल, स्पष्ट। और प्लेन का एक अर्थ होता है साधारण। प्लेन का एक अर्थ होता है साधारण। सरकास्टिक, ये हो गया व्यंग्यात्मक। एसेंशियल आप जानते हो, आवश्यक। रिदमिक, इसका मतलब होता है लय युक्त। लय युक्त, हमें अपोजिट चाहिए तो व्यंग्यात्मक। यहाँ 6 नंबर में सी जो है, इसे अस्पष्ट भी कहते हैं एडजेक्टिव में, इसे साधारण भी कहते हैं यानी सामान्य, और नाउन के रूप में प्लेन को मैदान भी कहते हैं। तो हम लोग इस अर्थ को पकड़ेंगे। बॉम्बास्टिक, ये हो गया आडंबरपूर्ण, दिखावापूर्ण। एक व्यक्ति है जो दिखावा कर रहा है, आडंबर कर रहा है, और एक व्यक्ति जो साधारण है। उस सेंस में सी इसका अपोजिट हुआ। करेक्ट आंसर इज सी। टैंजेंट, टैंजेंट इसका मतलब होता है लगन, मतलब विलिंगनेस। टैंजेंट का अर्थ होता है लगन, और पैंचेंट का एक अर्थ होता है झुकाव। किसी का किसी के प्रति, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति झुकाव हो तो उसको कहते हैं पैंचेंट। इसे इंग्लिश में कहते हैं विलिंगनेस, अर्थात लगन, या इसे आप कह सकते हो इंक्लिनेशन, झुकाव। एंग्जाइटी, इसका मतलब होता है बेचैनी। चिंता भी होता है, व्याकुलता, व्यग्रता। हैट्रेड हो गया घृणा, नापसंदी, यही इसका आंसर भी होगा।
फियर हो गया भय, ये आप जानते हो, और जॉय हो गया आनंद या खुशी, प्लेजर, हैप्पीनेस। तो एक व्यक्ति है जिसको किसी काम के प्रति झुकाव है, लगन है, और एक व्यक्ति है जिसको उस काम के प्रति नफरत है, नापसंदी है। तो उस सेंस में झुकाव का अपोजिट हो जाएगा हैट्रेड, या इसका सेंस हो गया डिसलाइक से। करेक्ट आंसर इज बी। तो इसका करेक्ट आंसर बी हुआ। हॉरेंडस, हॉरेंडस इसे हम लोग कहते हैं भयावह। तो हॉरेंडस का मतलब होता है फ्राइटनिंग, ये इसका सिनोनिम है। डरावने, डराने वाला, डरावना, या टी छोड़ गया। वॉचफुल हो गया निगरानीपूर्ण। ड्रेयरी हो गया शुष्क या नीरस। प्लीजेंट हो गया आनंददायी। आनंददायक, आनंददायी। तो एक हो गया जो डराने वाला चीज है, डरावना, और एक हो गया आनंददायी, अपोजिट हो जाएगा डी। एक ऐसी चीज है जो आदमी को डरा दिया, और एक ऐसी चीज जो आदमी को प्लीज कर दिया, खुश कर दिया। तो उस सेंस में डरावना का अपोजिट हो जाएगा प्लीजेंट। द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड idioms and phrases. Go back to the drawing board. इसका मतलब होता है कार्य में जुट जाना। अगर कोई व्यक्ति कार्य में फिर से जुट जाए, उस काम में लग जाए, तो स्टार्ट ओवर, सी इसका आंसर है। मेडिटेट अ टास्क, इसका मतलब होता है किसी कार्य का मंथन करना, चिंतन करना। अकॉम्प्लिश अ टास्क, इसका मतलब होता है कार्य को पूरा करना। जबकि हमें कार्य में जुटना चाहिए, इसलिए इसका आंसर सी स्टार्ट ओवर होगा। और लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, इसका मतलब हुआ कार्य को अधूरा छोड़ देना। हमें कार्य को शुरुआत करना चाहिए था, हमारा आंसर सी हुआ। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। A leopard cannot change his spots. अगर आप इसके शाब्दिक अर्थ पर, लिटरल मीनिंग पर जाएं, तो हुआ क्या कि लियोपार्ड जो है वो अपने शरीर के दाग को बदल नहीं सकता। इसका आंतरिक अर्थ है फ्रेज में, इस इडियम का आंतरिक अर्थ है कि एक व्यक्ति अगर चाह भी ले अपने आप को बदल पाने का कुछ कुछ सेंस में, तो उसे वो बदल नहीं सकता। आदमी जो है सो है। मैं समझाता हूँ। एक बंदा रिक्शा वाला है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता। वो जो है सो है, वो बदल नहीं सकता। तो ऐसे जगह पर इस फ्रेज का यूज होता है। इसका करेक्ट आंसर है यू कैन नॉट चेंज हु यू आर। आप जो हो सो हो, आप उसे बदल नहीं सकते। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ए में लिखा हुआ है समवन हु इज चेरिश्ड ऑल अदर्स, एक व्यक्ति जो अन्य सारे व्यक्ति की प्रशंसा करता है, उसे दिल में बसा कर रखता है। आ विजुअल प्रेजेंटेशन, एक ऐसा प्रेजेंटेशन जिसको आंखों से दृष्टिगोचर किया जा सके, देखा जा सके।
समथिंग गुड दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट, कोई ऐसी चीज़ जो अच्छा तो है पर शुरुआत में उसको पहचाना नहीं जा सकता, ये सब इसका आंसर नहीं होगा। आप जो हो सो हो, तो यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, आप बदल नहीं सकते जो आप हो। ठीक है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, सॉरी मैं टीचर हूँ, तो मैं फिर से स्टूडेंट फिर से यौवन प्राप्त नहीं कर सकता, जो हूँ सो हूँ, बदल नहीं सकते। दैट इज द करेक्ट आंसर, आंसर डी। अ प्लम जॉब, इसका अर्थ होता है एक आसान सा कार्य। अ प्लम जॉब, एक ऐसा आसान कार्य जिसे आप बहुत रुचि लेकर, बहुत ही खुशी के साथ, पूरे मन से आप करते हो, ऐसे जॉब को कहते हैं प्लम जॉब। एक रुचिपूर्ण, आसान, सहज या सरल कार्य। इसका करेक्ट आंसर हुआ एन इजी एंड प्लीजेंट जॉब। रेयर जॉब का अर्थ हो गया दुर्लभ कार्य, रेयर दुर्लभ, जॉब कार्य आप समझते हो। अ जॉब इन्वॉल्विंग एक्सटेंसिव, इसका मतलब व्यापक रूप से फैला हुआ कार्य। ये सब हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा सहज कार्य जिसमें आनंद आता हो। अ जॉब, अ डिफ़िकल्ट जॉब ट्रैवलिंग, मतलब यात्रा का दुष्कर यात्रा वाला कार्य। आंसर हमारा ए हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्नोबॉल इफेक्ट, इसका मतलब होता है व्यापक प्रभाव, बढ़ने वाला प्रभाव। एक ऐसा प्रभाव जो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, ऐसे प्रभाव को कहते हैं अ स्नोबॉल इफेक्ट। एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड, ये ए हमारा आंसर हुआ। अगर किसी का विख्यात होना या किसी तरह का कोई प्रभाव अगर वो बढ़ते क्रम में हो, तो ऐसे जगह पर अ स्नोबॉल इफेक्ट, ए हमारा आंसर हुआ। एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड या एन एक्सीलेंट ग्रोथ ऑफ इफेक्ट। ट्रिक समवन कंप्लीटली, किसी के साथ पूरी तरह से चालबाजी करना। ट्रिक हो गया चालबाजी करना किसी व्यक्ति के साथ। स्लो मूवमेंट, ये आप जानते हो आसान शब्द है, धीमी गति। कोल्ड एंड अनकंफर्टेबल, ये भी आसान शब्द है, ठंडा और आरामदेह, जैसे एसी में कोई बैठा है। हमारा आंसर ए हुआ, एन एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ मैग्नीट्यूड। द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ स्पीच बाय एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, अगर किसी नाटक में, रंगमंच पर किसी नाटक में अभिनेता या अभिनेत्री अगर कोई अंतिम कथन, लास्ट स्टेटमेंट कहता है, उसे हिंदी में कहते हैं भरत वाक्य। अंतिम कथन, भरत वाक्य, ये एक टर्म है। इसका अर्थ होता है नाटक में कहा जाने वाला अंतिम कथन। तो इसका आंसर हो गया एपीलॉग। प्रोलॉग, इसका अर्थ होता है एक प्रस्तावना, प्रीफेस भी कहते हैं इसे, किंतु प्रीफेस लिखित होता है। अब प्रोलॉग हो गया कि नाटक के शुरुआत में ही अगर कोई डायलॉग, कथन, या किसी मूवी, चलचित्र के शुरुआत में ही कोई डायलॉग कहा जाए, तो ऐसे डायलॉग्स प्रोलॉग कहलाते हैं। नाटक के आरंभ में
कहा जाने वाला प्रथम कथन, इसे कहते हैं प्रोलॉग। मोनोलॉग, इसका मतलब हुआ एकालाप। अगर कोई व्यक्ति, बी का मैं अर्थ यहाँ लेता हूँ, कोई व्यक्ति यदि अपने आप से बात करे तो ऐसे अपने आप से बात करना, इसे कहते हैं मोनोलॉग। और डियोलॉग ये हो गया बातचीत। डियोलॉग हमारा आंसर हो गया एपिलॉग। नाउ डू अंडरस्टैंड, वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आकर्षक हो, हर कोई उससे बात करना चाहता हो। ऐसे व्यक्ति के पास जो आकर्षक और मनोहारी गुण होता है, किसी को भी अपने वश में कर लेने वाला, तो ऐसे आकर्षण और कोई भी उसे पसंद करे, बातचीत करने को आतुर हो, तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं एडोरेबल। एडोरेबल वह गुण है जो एक व्यक्ति के पास हो तो वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व तो होता है और हर कोई उससे बात करना पसंद करता है। एडोरेबल इज द करेक्ट आंसर। फ्लैम्बॉयंट, इसका मतलब होता है वेरी ब्राइट, बहुत चमकीला। वेरी ब्राइट से आप समझ गए कि हिंदी बहुत चमकीला। लॉडेबल हो गया प्रशंसनीय। लॉडेबल इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें लव वाली बात नहीं आती है, और एडोरेबल में आकर्षण और प्रेम जो लोगों का उस व्यक्ति के प्रति हो, ये दोनों भाव एडोरेबल में आता है। मिस्टीरियस मैं बतलाऊं, रहस्यमयी, इसे कहते हैं हम लोग अनकैनी भी इसे कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ एडोरेबल। फर्स्ट सेट में एक वर्ड रॉन्ग हो गया था, हेटेरोजीनियस। उसका अर्थ होता है विजातीय, और होमोजीनियस वो होता है सजातीय। एक जैसा दिखने वाला होमोजीनियस, अलग अलग तरह का दिखने वाला हेटेरोजीनियस, विजातीय। A structure in the garden where climbing plants can grow and people can walk under. एक ऐसा ढांचा, एक ऐसा संरचना बगीचे में, गार्डन में, जहां पर छोटे छोटे पौधे ये ऊपर उठे, किसी सपोर्ट के सहारे ऊपर उठता हो, और ऐसे छायादार जगह में, गार्डन के ऐसे छायादार जगह में लोग जो वॉकिंग करते हैं उसके नीचे, तो ऐसे ढांचा को कहते हैं परगोला। तो परगोला क्या हो गया? बगीचे में लता कुंजों के नीचे वाले क्षेत्र में चहलकदमी करना, मतलब घूमना फिरना, ये परगोला का शाब्दिक अर्थ हुआ। एक्चुअली परगोला उस क्षेत्र को कहते हैं। ट्री हाउस, कभी कभी लोग पेड़ पर भी घर बना लेते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में, हमारे इंडिया में भी कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि पेड़ पर ही घर बना लिया। कभी कभी लोगों ने शिकार के लिए पेड़ों पर मचान बनाया। ऐसे छोटे छोटे पेड़ पर बनने वाले घर, उसे ट्री हाउस कहते हैं। हमारा आंसर तो सी हुआ। टॉम, इसे कहते हैं कब्र। इसे
हम लोग ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं। और एक वर्ड है ग्लेन। ग्लेन का अर्थ होता है कंदरा। जंगल में झाड़ियाँ वगैरह कहीं पर बहुत ज़्यादा हो, ऊंचा नीचा जगह हो, ऐसे जगह को कंदरा ग्लेन कहते हैं। हमारा करेक्ट आंसर सी है। नाउ डू अंडरस्टैंड स्पेलिंग एरर्स। इसमें 3 स्पेलिंग्स करेक्ट हैं और एक गलत है। नॉक्चर्नल ये बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। इसका अर्थ होता है निशाचर। रात में अगर कोई जंतु जैसे उल्लू, ये सब ऐसे प्राणी को नॉक्चर्नल बोलते हैं। रेवरबरेट इसका मतलब होता है इक्को, प्रतिध्वनि करना। डेजर्ट ये होता है भोजन के उपरांत खाया जाने वाला मिष्ठान। कई लोग भोजन के उपरांत मीठा खाना पसंद करते हैं। ऐसे मिष्ठान को जो भोजन के उपरांत लिया जाए, जैसे कि हम लोग कोलकाता में बंगालीज और बिहारी भी भोजन के उपरांत मीठा खाना पसंद करते हैं, ऐसे मीठा को डेजर्ट कहेंगे। और डेक्स्टरस ये स्पेलिंग एरर है। इसका करेक्शन होगा डेक्स्टरस, टी के बाद ई होगा। इसका अर्थ होता है स्किल्ड, निपुण, प्रोफिशिएंट। स्किलफुल भी कह सकते हैं, निपुण, अडेप्ट, बहुत सारा होता है इसका मीनिंग। तो स्पेलिंग एरर डेक्स्टरस था, वो डेक्स्टेरस होगा। करेक्ट आंसर इज डी। नाउ डू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 17। एलिमनी का स्पेलिंग रॉन्ग है। इसमें डबल एल के स्थान पर सिंगल एल होगा। एलिमनी ये कहते हैं जीविका निर्वाह करने वाला व्यय। इसे संक्षेप में कहते हैं निर्वाह व्यय। जैसे एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को तलाक दे दिया। कोर्ट ने कहा कि अपने तलाकशुदा पत्नी और बच्चे के निर्वाह के लिए आपको हर महीने कुछ पैसे देने होंगे, तो ऐसा रकम एलिमनी कहलाता है। तो करेक्शन सिंगल एल होगा, मैंने लिख दिया है। कर्नल का अर्थ होता है सेंसुअल। आप इसे सेंसुअस भी कह सकते हैं। कर्नल इसकी हिंदी होती है कामुक। और हैलोवीन, बी नंबर में यहाँ लिखता हूँ, हैलोवीन एक ईसाई त्यौहार है। 31 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ईसाई त्यौहार। एंटीसीडेंट इसे कहते हैं पूर्व पद। जो पद पहला हो उसे एंटीसीडेंट कहते हैं। जैसे अनुपात में 4:5 लिखते हैं, तो 4 कहलाता है एंटीसीडेंट और 5 कहलाता है कंसीक्वेंट, उत्तर पद। और कर्नाल मैंने बताया सेंसुअस, कामुक, लंपट, इसको लूसियस भी कहते हैं, सेंसुअस भी कहते हैं। करेक्ट हमारा रॉन्ग स्पेलिंग ए इसका आंसर हुआ, बाकी 3 सही थे।
नाउ टू अंडरस्टैंड 18 नंबर, सुकुम, ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। सुकुम का अर्थ होता है डाई, मरना। इसको फ्रेजल वर्ब में पास अवे भी कह सकते हो, मर जाना, डाई। सुकुम हो गया मरना। मेंटेनेंस, इसका अर्थ होता है रख रखाव। इसे आप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इनकैंडिसेंट, ये स्पेलिंग एरर है। सी हमारा आंसर हुआ। इसके स्पेलिंग में एस के बाद सीई का भी प्रयोग होगा। मैं यहां लिख देता हूं, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट, इसे हम लोग उत्साही भी कह सकते हैं। इनकैंडिसेंट, एंथुजियास्टिक, जीलस, ये इसका अर्थ होगा। उमंग भरा। अफ्लुअरिसेंट, ये हो गया बहुत ही चमकीला, वेरी ब्राइट, प्रकाश पुंज से परिपूर्ण। इसे संक्षेप में कहेंगे प्रकाश पुंजित। फ्लोरिसेंट, ये करेक्ट स्पेलिंग है। रॉन्ग स्पेलिंग यहां था, सी, एस के बाद सी होगा, आंसर सी। नाउ कॉमन एरर्स। गो होम एट वंस लेस्ट इट मे रेन टॉरेंशियली। मैं आपको बतलाऊं, लेस्ट एक कनेक्टिव है, एक लिंकर है, जिसने इन दो घटनाओं को जोड़ा है। सबसे पहले इसके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझिए। ये लिंकर लेस्ट ऑलवेज बीच में होता है। ये लिंकर है यानी कनेक्टिव, ये ऑलवेज बीच में होता है। लिंकर यानी कनेक्टिव के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद एक मॉडल देंगे शुड। शुड कंपलसरी है, और साथ में मॉडल के बाद हम सभी जानते हैं वर्ब वन का यूज होता है। तो यहाँ बीच में आपको लिस्ट मिलेगा, तो आपका मॉडल कंपलसरीली अनिवार्य रूप से शुड होगा, साथ में वर्ब वन। यहाँ में एरर है। इस में के स्थान पर हम लोग शुड का प्रयोग करेंगे। तो एरर हमें चुनना था, वो ऑप्शन ए में है, हमारा आंसर ए होगा। अब इसकी हिंदी जानिए। इस लिस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि। इस संक्षेप में इसे नहीं तो ये भी कह सकते हैं, ऐसा ना हो कि। पूरी हिंदी जानिए। एक और होता है वर्ड लिस्ट। इसका अर्थ होता है सबसे कम, सबसे छोटा। बेस्ट होगा सबसे छोटा। ये लिस्ट की स्पेलिंग LEST होती है। ये लिस्ट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मतलब कनेक्टिव, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द। तो मेरर था, शुड होगा। हिंदी हो गई गो होम एट वंस लेस्ट इट में रेन टॉरेंशियली। जल्द ही घर चले जाओ, ऐसा ना हो कि मूसलाधार बारिश हो जाए। दैट इज द हिंदी टर्म। नाउ टू अंडरस्टैंड द लास्ट क्वेश्चन। बर्गलर, अगर कोई घर में चोरी करता है तो ऐसे चोर को बर्गलर कहते हैं। द बर्गलर टुक टू हिज हिल्स। टुक टू हिज हिल्स का मतलब होता है रैन अवे। ये फ्रेज है, इसका हिंदी अर्थ होता है भाग गया, चोर भाग गया। आफ्टर ही सॉ द कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है पुलिस मैन, मतलब पुलिस वाले लोग। कमिंग टुवर्ड्स हिम। मैं आपको एक स्मार्ट रूल बतलाता हूं आफ्टर से संबंधित। बिफोर आफ्टर दोनों का रूल जान लीजिए। बिफोर और आफ्टर, अगर घटनाएं बीती हुई हों
तो रूल कुछ ऐसा बनता है, इन पास्ट इवेंट्स दो तरह के रूल होते हैं। आफ्टर के कॉम्बिनेशन में हैड प्लस V3 होता है, इसे ग्रामर में कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये पहली घटना होती है, ऑलवेज ये पहली घटना होगी, फर्स्ट इवेंट। और इसके कॉम्बिनेशन में जो दूसरी घटना होगी उसमें V2 का प्रयोग होगा, हैड प्लस V3 सब्जेक्ट के बाद और V2 भी सब्जेक्ट के बाद। तो ये हमारा रूल है। कभी कभी ऐसा होता है कि आफ्टर को शुरुआत में न देकर बीच में दिया जाए, जैसे कि यहाँ आफ्टर को बीच में दिया गया है, तो रूल यही रहेगा, लास्ट वाला टेंस फर्स्ट में आ जाएगा और फर्स्ट वाला टेंस लास्ट में आ जाएगा। तो इसी रूल को मैं दूसरे स्टाइल में लिखता हूँ कि फर्स्ट में V2 हो गया और बीच में वही लिंकर आफ्टर है और आफ्टर के कॉम्बिनेशन में हैड प्लस V3 आ जाएगा। तो आपने क्या जाना, अगर आफ्टर शुरुआत में हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस V3 फर्स्ट में होगा, और आफ्टर यदि बीच में हो तो हैड प्लस V3 यानी पहली घटना ये बाद में होगी। तो अब यहाँ देखिए, आफ्टर यहाँ बीच में है। स्वाभाविक बात है कि इस रूल में आफ्टर फर्स्ट में है और इस रूल में आफ्टर बीच में है, तो रूल नंबर 2 लागू होगा। रूल नंबर 2 लागू करेंगे क्योंकि इसमें आफ्टर फर्स्ट वर्ड है, जबकि फर्स्ट वर्ड हमारा द बर्गलर है, बीच में आफ्टर है, तो ये रूल लागू करेंगे। तो फर्स्ट में V2 होगा। इस टुक जो है ये बिल्कुल V2 है और करेक्ट है, टेक टुक टेकन, ये करेक्ट है। और 100 एरर है, आफ्टर के कॉम्बिनेशन में हैड प्लस V3 होगा यानी हैड सीन होगा, तो 100 एरर है। 100 हमारा ऑप्शन डी में है, दिस इज द एरर। इसका करेक्शन होगा हैड सीन। तो ये तो मैंने आपको बतला दिया डी। बिफोर का एक रूल मैं लिखा देता हूं। रूल 3, अगर बिफोर फर्स्ट में हो तो समझिए दूसरी घटना शुरू में होगी और पहली घटना बाद में होगी। ये दो रूल है, फर्स्ट इवेंट बाद में और सेकेंड इवेंट पहले। शर्त है बिफोर बीच में होना चाहिए। इसी का एक और रूल है, 1 का अथवा 2 और 3 का अथवा 4। अगर बिफोर बीच में हो तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस V3 फर्स्ट में होगा, बीच में बिफोर होगा लिंकर, और इसके कॉम्बिनेशन में V2 आएगा। ये हमारा रूल है। तो इस रूल को याद रखेंगे। बिफोर के सवाल में मैं फिर बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय।